हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को स्टार्ट किए भी बहुत दिन हो चुके हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट 6 तक ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जो एंट्रेंस के हिसाब से है, जो हमारी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है। सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, अपलोड किए हैं। पवन वाग एकेडमी पे जाके आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करते चलिए ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सारे टॉपिक्स में कवर करके देने वाली हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आज हम लोग इसका पार्ट 7 जो कि एक प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है वो मैं लेने वाली हूँ, दैट इज द सोनोमीटर। बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया होगा, प्रैक्टिकल के अंदर इसको पढ़ा भी होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिकली पढ़ा होगा तो आपको थ्योरेटिकली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे वैसे आपको विजुअलाइज कराऊंगी, इमेजिनेशन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत आसानी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ऐप भी है पवन वाग एकेडमी का, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सोनोमीटर, जो कि आपके बुक का 6.8 टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6, उसका टॉपिक नंबर 8 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये अगर टॉपिक आप देख रहे हो तो इसके पहले जो सोनोमीटर से रिलेटेड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो लेक्चर है वो मैंने पार्ट 6 में बताया है, जिसका टॉपिक नेम है 6.7। वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों, तो उसको जरूर देखें। उससे रिलेटेड नोड, एंटी नोड, जितनी भी बातें हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन की है, तो उसको जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ वैसे डिटेल में। जहाँ पे जरूरत होगी प्रीवियस लेक्चर की, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बच्चों, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, सोनोमीटर आप लोगों ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपनी लैबोरेटरी में देखा होगा, है ना। तो सोनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली इसका मेन पर्पस क्या है इस सोनोमीटर का, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है। यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा वुडन का साउंड बॉक्स आपने देखा होगा, वुडन का बॉक्स बना हुआ देखा होगा, और उस बॉक्स के ऊपर एक ऐसी स्ट्रिंग रन कर रही है पुली के ऊपर से, ओवर द पुली। द स्ट्रिंग इज रनिंग ओवर द पुली, है ना। एक पुली मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे राउंड शेप का मेटल का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके ऊपर से हम एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग को टाई करते हैं। मतलब उसका एक एंड यहाँ पे टाई होता है और यहाँ से उस स्ट्रिंग को हम लोग पुली के ऊपर से स्लॉटेड वेट के साथ छोड़ देते हैं। तो ये स्लॉटेड वेट मतलब क्या, यहाँ हम लोग कुछ वेट लगाते हैं, 1 kg, 2 kg, 0.5 kg ऐसा वेट लगाते हैं, ताकि ये स्ट्रिंग में टेंशन बना रहे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर हम स्ट्रिंग में टेंशन लाते हैं बच्चों, ये कहाँ पे यूज होता है आप जरा सोच के रखना। मैं बताने ही वाली हूँ वैसे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है ये जरा सोच के रखना। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ से कुछ स्लॉटेड वेट के साथ छोड़ देते हैं, है ना। एंड देन हम लोग स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोग सोचोगे वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए एक डिवाइस आपने देखा होगा आपकी लैबोरेटरी में, उसको कहा जाता है ट्यूनिंग फॉर्क। तो आपके पास एक ऐसा बॉक्स देते हैं ब्लैक कलर का, ज्यादातर ब्लैक कलर का ही बॉक्स होता है वो, मुझे याद है, प्रैक्टिकल में लेती थी, मुझे पता है। तो ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर ऐसे अरेंज किए हुए ट्यूनिंग फॉर्क्स होते हैं, कुछ लाइक दिस, है ना। और ये ट्यूनिंग फॉर्क्स को एक रबर पैड के साथ आता है, वो भी ब्लैक कलर का ही होता है। तो हम क्या करते हैं, वो ट्यूनिंग फॉर्क को लेते हैं, उस ब्लैक कलर के रबर पैड के ऊपर हम उसको ऐसे मार के, हैमर करके उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। उसको थोड़ा पीटते हैं हम लोग, जैसे स्कूल में हमें ऐसे ही पीटते थे बच्चों, पता है आपको। हमारे टीचर लोग क्या करते थे, बड़ी सी लाठी लेके हमें ऐसे मारते भी थे, तब मारा जाता था। अब मारते नहीं, अभी बच्चों को मारना अलाउड नहीं है ना इसलिए बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, एक्चुअली मारना चाहिए, बट कोई बात नहीं। वैसे हमारे बच्चे अच्छे, बिना टीचर के ऑनलाइन भी पढ़ लेते, इसका मतलब सिंसियर बच्चे, वेरी गुड, पढ़ाई करते रहो। तो चलते आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है बच्चों, मैं बता रही थी, ऐसा ब्लैक कलर का रबर पैड होता है, उसके ऊपर हम हैमर करते हैं। हैमर करने के बाद वो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होने लगता है ना। तो वो उससे कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, उससे कुछ फ्रीक्वेंसीज बाहर निकलती है।
और वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग क्या करते हैं, उस ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर करने के बाद इस वुडन बॉक्स के ऊपर हम ऐसे रखते हैं। तो जैसे ही हमने वुडन बॉक्स के ऊपर उसको रखा तो वो वाइब्रेशंस वो वुडन बॉक्स के अंदर की एयर को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो एयर को वाइब्रेट करेंगे, उसकी वजह से वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, और स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस हम लोग मेजर करते हैं। तो बच्चों ज्यादातर उस स्ट्रिंग को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंदर ही वाइब्रेट करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है आपको याद होगी, थोड़ा प्रीवियस लेक्चर आएगा अभी यहाँ पे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी क्या थी, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, क्या थी बच्चों, कितनी थी, n इज इक्वल टू 1/2L √T डिवाइड बाय m, है ना। तो यहाँ पे T टेंशन होता है, m मास पर यूनिट लेंथ होता है, L लेंथ होता है, तो इसको कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आती है फर्स्ट ओवरटोन, मैंने बताया था ये फर्स्ट ओवरटोन है। उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद आती है फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के बाद फर्स्ट ओवरटोन, देन सेकेंड ओवरटोन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई होता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होते होते जाता है ना। तो इसको हम लोग एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंदर ही वाइब्रेट करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक ही लूप प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसे स्ट्रिंग के अंदर एक ही लूप प्रोड्यूस, ऐसे कैसे पॉसिबल है मैं बताऊंगी बच्चों। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक लूप प्रोड्यूस हुआ है, देखो यहाँ पे एक ही लूप, क्योंकि इसके ऊपर ना हम लोग कुछ ब्रिजेस रखते, बताऊंगी कैसे। तो एक ही लूप, हम इसको ऐसा वाइब्रेट करेंगे बच्चों ताकि उसमें एक ही लूप फॉर्म हो, मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट हो, ऐसा हम लोग उसको वाइब्रेट करेंगे, एंड देन हम लोग उसकी लेंथ मेजर करेंगे, ऐसा वो प्रैक्टिकल होता है, आप लोगों ने किया होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसका यूज है कहाँ पे, तो सोनोमीटर पढ़ना तो है, ये तो सही बात बोल रहे हैं आप, लेकिन हम इसको यूज कहाँ करें बच्चों, अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं आपको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ना, उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यही यूज है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी स्ट्रिंग के बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको एक बड़ा सा साउंड बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है, जैसे कि वीणा के अंदर वुडन बॉक्स है, गिटार के अंदर वुडन बॉक्स है, वायलिन के अंदर वुडन बॉक्स है। तो सारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहला यूज क्या है इसका, सबसे पहला यूज है, हमें क्यों पढ़ना है, बिकॉज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट like instruments like violin, guitar etc. ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, it is based on the principle of sonometer, सोनोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है वे, ठीक है। अब देखो और क्यों इसको यूज करना है बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ लॉज पढ़ाए थे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, तो ये लॉज मैंने पढ़ाए थे। तो इन लॉज को मैंने जस्ट स्टेट किया था आपको, क्या ये लॉज सच में वेरीफाई हो रहे हैं क्या, मतलब जो हम बता रहे वो सच में वेरीफाई हो रहा है क्या, ये भी हमें चेक करना है। तो इनका वेरिफिकेशन करने के लिए क्या ये सही है या गलत है, या गलत स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनको वेरीफाई करने के लिए भी हम लोग सोनोमीटर का यूज करते हैं। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो लॉज है उनका वेरिफिकेशन करने के लिए। तो सेकेंड यूज क्या है इसका सोनोमीटर का, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई the laws of vibrating string. It is used to verify the laws of vibrating string. तो ये यूज है बच्चों इसका। तो इसी का यूज करके अभी हम लोग मेन टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
मेन टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द सोनोमीटर। सोनोमीटर का डिटेल में बताऊंगी मैं आपको, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, क्योंकि आपको है ना इसका 4 मार्क्स का सवाल भी पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आपको इसका सवाल पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो उसके अंदर अच्छे से डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्शन में पॉइंट वाइज आपको लिख के दूंगी, वैसे सेम एज इट इज आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप लोग ये अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, फिर मैं वर्किंग बताऊंगी क्या करना है। सबसे पहले तो ये साउंड बॉक्स दिख रहा है, एक एक पॉइंट लिख लो। देखो साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स किसका बना, इट इज अ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स होता है, बहुत बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर हम लार्जर मास ऑफ एयर वाइब्रेट करते हैं, ताकि वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के ऊपर जो वाइब्रेशन हो दैट शुड बी एम्पलीफाइड, उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि देखो वीणा में साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों, तानपुरा में साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ये सारे स्ट्रिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए दैट शुड बी एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब हायर इंटेंसिटी वाला साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो, इसके लिए ये बड़ा सा साउंड बॉक्स है। और साउंड बॉक्स के अंदर एयर बड़ी वाइब्रेशन देगी, उसकी वजह से वो स्ट्रिंग भी ज़्यादा वाइब्रेशन देंगी और उससे हमें क्लियर साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये साउंड बॉक्स का काम है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आपको है ना ए एंड बी ऐसे 2 ब्रिजेस दिख रहे हैं। वो ब्रिजेस क्यों है, देखो P एंड Q, दीज आर द 2 ब्रिजेस अलोंग द विड्थ, मतलब इसकी विड्थ के अलोंग हम रखेंगे एंड वी कैन मूव इट पैरेलली अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। उनको हम लोग इस ब्रिजेस को है ना ऐसे मूव करेंगे, हम लोग ऐसे मूव करेंगे। इससे क्या होता है पता, उससे हमें हम लोग उस वायर की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको याद है मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर करते हैं नोड एंटी नोड प्रोड्यूस करते हैं। तो नोड और एंटी नोड ऐसे 2 स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे एक नोड प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक एंटी नोड प्रोड्यूस होता है, आपको याद होगा। तो नोड जो है, नोड में कम वाइब्रेशन रहेंगे। तो नोड कब प्रोड्यूस होता है बच्चों, जब वहां पे टच होगा स्क्रीन वायर के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर जब टच होगा तो नोड प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये। तो वीणा में देखो बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां वायर टच हुई है, तो जहां जहां वायर टच होगी वहां वहां नोड प्रोड्यूस होगा। और मैक्सिमम वाइब्रेशन कब देगी वायर, जहां एंटी नोड रहेगा। तो यहाँ पे ये हमें एक ही लूप प्रोड्यूस करना है, फंडामेंटल एक ही लूप प्रोड्यूस करना है। तो एक लूप प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये B एंड A ये 2 ब्रिजेस रखेंगे। ये 2 ब्रिजेस मतलब A एंड B पॉइंट पे P एंड Q को ब्रिज को रखा है हमने, ताकि वहां पे ऐसे नोड प्रोड्यूस होगा। ऐसे देखो यहाँ पे एक नोड प्रोड्यूस होगा, रेड कलर का दिखाती मैं, ये ऐसा नोड प्रोड्यूस होगा, मतलब ऐसा यहाँ पे नोड रहेगा, यहाँ पे नोड रहेगा और बीच में क्या रहेगा, एंटी नोड। उसके बाद जहां एंटी नोड है ना बच्चों, वो एंटी नोड के वहां पे मतलब सेंटर में, इन दोनों के सेंटर पॉइंट में R पॉइंट पे देखो एक ऐसा पेपर राइडर हम लोग रखते हैं। पेपर राइडर मतलब क्या पता है क्या, मतलब ऐसा कागज का छोटा टुकड़ा रखते हैं हम लोग, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। कागज का छोटा टुकड़ा उसके ऊपर रखेंगे, ताकि जब उसमें ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा एम्पलीट्यूड हमें जब मिलेगा तो पेपर का टुकड़ा गिर जाएगा। तो वो पेपर का टुकड़ा जब गिरता है तब हम बोलते हैं कि वहां पे एंटी नोड प्रोड्यूस्ड हुआ है। आया समझ में? तो इसके लिए हम लोग वो पेपर का टुकड़ा यहाँ पे रखते हैं। तो देखो क्या क्या हुआ अभी तक, मैं आपको पॉइंट वाइज लिख के दूंगी। साउंड बॉक्स है, उसके बाद ब्रिजेस है ताकि वहाँ नोड प्रोड्यूस कर सके एंड उसको हम पैरेलली मूव कर सके ताकि वाइब्रेशन चेंज हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हुक है, एक वायर है, मेटालिक वायर। इस मेटालिक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी हमें अच्छे से वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली एक वायर को हमने क्या किया है, हुक को टाई करके, उसका एक एंड जो है हमने हुक को टाई किया है एंड दूसरा एंड इसको रन किया है ब्रिजेस के ओवर से, पुली के ओवर से रन करके हमने उसके साथ दूसरा एंड जो है वो हैंगर को लगा के छोड़ दिया है, ताकि ये हैंगर जो है वहाँ पे हम स्लॉटेड वेट्स लगा सके और वो स्लॉटेड वेट्स का यूज करके उस वायर में हम टेंशन क्रिएट कर सके। टेंशन क्रिएट होने से वायर अच्छा वाइब्रेशन देंगी। समझ में आया बच्चों?
तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है आपको, हैंगर, पुली होगी, पुली के वहां से ही हम लोग क्या करेंगे, उस वायर को छोड़ देंगे यहाँ पुली के ओवर से, ठीक है। हैंगर, स्लॉटेड वेट हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, किसका, सोनोमीटर का। अब बच्चों इसका वर्किंग बताने से पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। चाहे तो आपको मुझे भगाना है तो भगा दो, मतलब भगाना मतलब आपको अगर 2 के स्पीड से चलाना है तो चला दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब मैं लिखती हूँ तो बोर भी होता होगा, तो आप क्या करो, फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कर दो। टीचर का जो चाबी है वो आपके हाथ में है, टीचर को चाहे वैसे भगा दो, स्लो कर दो, स्लो मोशन की तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको इसको है ना अच्छे से लिख के देती हूँ, ठीक है। देखो, यू कैन फॉरवर्ड इट। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे साउंड बॉक्स। देखो यहाँ पे साउंड बॉक्स बनाए हैं, तो साउंड बॉक्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे। थोड़ा अच्छा मैं आपको लिख के देती हूँ, चलेगा ना, कलर वगैरह चेंज करके। सबसे पहला पॉइंट आएगा साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या लिखेंगे, साउंड बॉक्स में हम लोग लिखेंगे सोनोमीटर, सोनोमीटर consist of a rectangular wooden box, sonometer consists of a rectangular wooden box called as sound box, साउंड बॉक्स, ओके। ये किसके लिए यूज किया जाता है, एयर को वाइब्रेट करने के लिए। लार्जर मास ऑफ एयर वी कैन वाइब्रेट इनटू दिस, हेंस अ लार्जर एम्पलीट्यूड, और या फिर साउंड प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रिंग इज एम्पलीफाइड, ओके। तो देखो कैसे लिखना है, इट इज यूज्ड टू वाइब्रेट, larger mass of air, okay, hence sound produced by string is amplified, ओके। ये हो गया हमारा साउंड बॉक्स। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, देर आर 2 ब्रिजेस, P एंड Q, ओके। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रिजेस, सेकेंड पॉइंट ब्रिजेस का क्या काम है बच्चों, along the width and parallel to the wire, ऐसे हम लोग लिखेंगे। It consists of 2 bridges along the width of a wire and we can move it parallel to the length of the wire, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों, ये मेटालिक वायर जो कि यूनिफॉर्म है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, मेटालिक वायर कंस्ट्रक्शन में, मेटालिक वायर कैसी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। तो लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर having uniform cross section area, running over the bridges and pulley,
running over the bridges and pulley. ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, हैंगर को क्या लगाया है, स्लॉटेड वेट्स, वो दूसरे एंड को वायर के और वन एंड उसका फिक्स्ड है। तो उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे हैंगर, यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू करो। फोर्थ पॉइंट हैंगर में क्या लिखना है देखो, वन एंड, ये वायर का वन एंड क्या है, फिक्स्ड, और दूसरा क्या है, इट कनेक्टेड टू हैंगर विथ स्लॉटेड वेट्स। वन एंड ऑफ वायर is fixed and other end is free which is connected to the hanger, and suitable slotted weights is attached to it. Okay, suitable slotted weights is attached to it. ये था बच्चों कंस्ट्रक्शन। ऐसे डायग्राम निकालोगे एंड देन जैसे मैंने लिख के दिया है ना कंस्ट्रक्शन में, 4 मार्क्स के लिए आपको एज इट इज ऐसे लिखना है। फिर अभी हम लोग इसका वर्किंग लिखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। वर्किंग के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक मिनट। देखो, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रिजेस हैं, ये दोनों ब्रिजेस P एंड Q, ये दोनों ब्रिजेस को हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ पे सेट करेंगे। मान लो इस लेंथ पे हमने इनको सेट किया, ठीक है। ये लेंथ जो है दैट इज लेंथ सपोज टू बी L, तो हमने इस लेंथ को पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर उसको सेट किया, ठीक है। उसके मिडल में हम लोगों ने ये पेपर राइडर रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अभी फिलहाल तो पेपर राइडर नहीं रखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सेंटर में पकड़ के हम लोग उसको प्लग करेंगे मतलब उसको हम थोड़ा सा वाइब्रेट कर देंगे, ठीक है। वाइब्रेट करने के बाद उसने क्या किए, नेचुरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए। तो नेचुरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे मतलब उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी, है ना। जैसे ही हम लोग प्लग करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, जैसे ही हम लोग उसको ये स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्लग करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये एक ब्रिज है P एंड ये एक ब्रिज है Q। इन दोनों के अंदर हमने ये वायर रखी है। हमने क्या किया, सेंटर में उसको पकड़ के प्लग किया। प्लग करने के बाद इसके अंदर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव जैसे ही इस Q पॉइंट के ऊपर टच होगी तो वो क्या करेगी, Q पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे हमें पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन अपोजिट वेव प्रोड्यूस होती है, मतलब ये रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया है इसके पहले भी, क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, क्रेस्ट ट्रफ में कन्वर्ट होगा और उससे हमें एक स्टैंडिंग वेव मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव जो प्रोड्यूस हुई है, ये कैसे प्रोड्यूस हुई बच्चों, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे एंड ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग रबर पैड के ऊपर हैमर करके एक्सटर्नल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। वो ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद ट्यूनिंग फॉर्क के एक्सटर्नल वाइब्रेशन होंगे और वो स्ट्रिंग के नेचुरल वाइब्रेशन, ये दोनों जहां पे मैच करेंगे वहां पे मैक्सिमम वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस होगा और उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस बच्चों। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इतनी सारी वेव्स प्रोड्यूस ना हो, इसमें एक ही वेव प्रोड्यूस हो।
इतनी सारी लूप्स प्रोड्यूस ना हो, एक ही लूप प्रोड्यूस हो, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही वो वाइब्रेट होना चाहिए। देखो जैसे ही हम लोग प्लग करेंगे, हमने क्या किया, इसको प्लग किया, प्लग करने के बाद ऐसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ये वाइब्रेशन जब यहाँ पे टच होगा तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होके इस साइड वाइब्रेट होगा, है ना। इसको हमें मैक्सिमम वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, ताकि ये वाइब्रेशन जो है वो और बड़ा होगा। और ये वाइब्रेशन बड़ा है कि नहीं, एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है कि नहीं, ये हमें कैसे चेक करना है, हम इसके ऊपर ऐसा पेपर राइडर रखेंगे। जैसे ही वो पेपर राइडर नीचे गिरेगा, हम समझ लेंगे, पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ होने के बाद हम समझ लेंगे कि दैट पोजीशन टू बी अ एंटी नोड। वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है। ये ऐसा वर्किंग होता है इसका। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ऐसा प्रैक्टिकल होता है आपका, आपने किया होगा ये प्रैक्टिकल, है ना। तो बच्चों ये है वर्किंग, समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले प्लग करना है, उससे नेचुरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद एक्सटर्नल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करना है। देन एक्सटर्नल वाइब्रेशन उसके अंदर पास करने हैं, जहां पे नेचुरल वाइब्रेशन एक्सटर्नल वाइब्रेशन मैच करेंगे, इक्वल होंगे, वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। आपको याद होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां पे प्रोड्यूस होता है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस चेक करने के लिए, टू चेक दैट रेजोनेंस, हम लोग पेपर राइडर का यूज करेंगे। पेपर राइडर को हम सेंटर में रखेंगे, दोनों P एंड Q के मिड पॉइंट में रखेंगे। जहां पे वो पेपर राइडर गिरेगा वहां पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हुई है एंड एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ है। ऐसे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं और वहां पे हम लोग उसकी लेंथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलो इसी को अभी हमें लिखना है पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो देखो बच्चों अभी इसको हमें लिखना है, मतलब जो वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप पॉइंट वाइज लिखोगे। कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहला पॉइंट आएगा, सोनोमीटर वायर को हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सोनोमीटर वायर जो है इसको हमने सबसे पहले प्लग किया, राइट। अभी इसी को हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोनोमीटर वायर प्लग्ड एट द सेंटर बिटवीन द टू ब्रिजेस, hence transverse wave is produced in the wire। जैसे कि हम लोग उसको प्लग करेंगे तो उसके अंदर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी, राइट ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई है वो ट्रांसवर्स वेव ब्रिज के वहां पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, राइट ना। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टैंडिंग वेव is produced in the wire after reflection of transverse wave, transverse wave from the bridge, ओके। तो ये हमें यहाँ पे स्टैंडिंग वेव मिली। अब इसी स्टैंडिंग वेव को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल वेव बोलेंगे, है ना। और इसको हमें, उस वायर को हमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी से भी मूव करना है, वाइब्रेट करना है। तो वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी हम लोग किसका यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटर्नल वाइब्रेशन हम लोग किसका यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटर्नल वाइब्रेशन हम लोग बाय यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बाय यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क we can produce the external vibrations in the wire, और जब ये एक्सटर्नल वाइब्रेशंस और उसके नेचुरल वाइब्रेशन जब इक्वल होंगे बच्चों, then wire will be vibrate with the large amplitude,
और इसी लार्ज एम्पलीट्यूड को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, व्हेन natural vibrations becomes equal to the external vibrations, then the string, or we can say wire, string vibrate with large amplitude, this phenomenon called as रेजोनेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। गॉट इट। और बच्चों ये रेजोनेंस है कि नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या आइडिया लगाया है, वहां पे पेपर राइडर रखा है। पेपर राइडर हम लोग उसके सेंटर में रखेंगे, और जहाँ पे वो पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ करेगा वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे हम लोग बोलेंगे एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी, टू आइडेंटिफाई दिस resonance, to identify the resonance, we have to keep paper rider on the middle point of the string, ओके। और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी दोनों भी इक्वल होगी, तो इक्वल होने के बाद वो पेपर राइडर नीचे गिरेगा, और जहाँ पे वो नीचे गिरेगा वहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, एंटी नोड की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो, when natural frequency equals to the external frequency, then string vibrate with large amplitude and paper rider flies off, है ना, नीचे गिरेगा वो, और जहां पे वो नीचे गिरेगा वो क्या रहेगी, एंटी नोड की पोजीशन रहेगी। ठीक है, फ्लाइज ऑफ द वायर एंड दिस इज दैट पॉइंट इज द position of the antinode, got it। समझ में आया सबको? देखो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो पहले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये है हमारा वर्किंग ऑफ सोनोमीटर। अब इसी का यूज़ करके हम लोग कुछ लॉज वेरीफाई करने वाले हैं। वो कैसे वेरीफाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो बच्चों इसी का यूज़ करके मैं अभी आपको बताती हूँ कि लॉज को वेरीफाई कैसे करना है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने 3 लॉज बताए थे, है ना। पहला लॉ जो लेंथ से रिलेटेड था, दूसरा लॉ जो कि आई थिंक टेंशन से रिलेटेड था, एंड तीसरा लॉ
मास पर यूनिट लेंथ से रिलेटेड था, है ना। तो सबसे पहला जो लॉ है हमारा लेंथ का, उसको हम लोग अभी वेरीफाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। एक बार मैं लॉ के स्टेटमेंट बताऊंगी एंड देन वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टेट लॉ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग अ सोनोमीटर। लॉ ऑफ लेंथ, उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ लेंथ। तो ये पहला लॉ जिसको हम लॉ ऑफ लेंथ भी बोलते हैं बच्चों, यू कैन राइट हियर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ लेंथ का पहले हम लोग स्टेटमेंट जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। आई थिंक आप लोगों ने अपनी लैबोरेटरीज में इसको वेरीफाई भी किया होगा, आई थिंक सो। बहुत सारे बच्चों ने इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके लेंथ अलग अलग मेजर की होगी, आपको याद आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया है स्ट्रिंग का। वो फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू 1/2L √T डिवाइड बाय m। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। इसी फॉर्मूले का यूज करके अभी मैं सबसे पहले आपको लॉ ऑफ लेंथ बताती हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बट वापस बताती हूँ। यहाँ टेंशन T एंड M, मास पर यूनिट लेंथ, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ कांस्टेंट रखेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें मैंने कांस्टेंट रखा और बस मैं लेंथ को चेंज करते गई तो क्या होगा, देखो। बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ 2 कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट हियर एंड जस्ट वी हैव टू चेंज द लेंथ हियर। यहाँ पे बस हम लेंथ चेंज करें, इससे हमें ये पता चल रहा है 1/L है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ हियर then frequency decreases and if we decrease the length here frequency increases, right। तो इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ लेंथ को। स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले, स्टेटमेंट frequency of vibration, frequency of vibration of string is inversely proportional to length of the wire by keeping tension and mass per unit length constant, by keeping tension and mass per unit length constant। ओके अब इसका वेरिफिकेशन करना है। देखो बच्चों कैसे करना है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वेरिफिकेशन, ये स्टेटमेंट था। अब नेक्स्ट लिखो वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन देखो कैसे करना है। हम क्या करेंगे पहले बच्चों, जैसे हमने सोनोमीटर का सेटअप लगाया सेम एज इट इज सेटअप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। मतलब ये वाला, ये वाला जो सेटअप हमने लगाया ये एज इट इज हम लोग सेटअप लगाएंगे बच्चों। और यहाँ पे ये क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क का बॉक्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम एक फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क का बंच ही कंसिडर करेंगे, सेट ही कंसिडर करेंगे। और उस सेट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लो मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी थी N1, ओके। वो ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके मैंने क्या किया, उसको हैमर किया और यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए। और वो ब्रिजेस की, मतलब ये P एंड Q जो ब्रिज है, इन ब्रिजेस की हमने कुछ तो भी लेंथ वहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखी। मान लो उस लेंथ पे वो पेपर राइडर नीचे नहीं गिरा, फिर हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वापस ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर करेंगे और उसको यहाँ पे रखेंगे। मान लो उस लेंथ के लिए वो पेपर राइडर नीचे गिर गया, जहाँ पे वो नीचे गिरेगा वो लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकल आपने किया होगा। तो उस लेंथ को मेजर करने के बाद मान लो उसको मैंने L1 नाम दिया। सेम अभी मैं क्या करूंगी, ये ट्यूनिंग फॉर्क में रख दूंगी और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लूंगी। उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मान लो N2 है, ठीक है।
वापस मैं सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगी, वापस हैमर करूंगी, उसको रखूंगी और वो लेंथ अभी हमें चेंज करनी होगी क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद मान लो सेकेंड लेंथ मुझे मिलती है L2, जिस लेंथ पे वो पेपर राइडर नीचे गिरेगा वो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे। वापस हम लोग N3 लेंगे, नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, ऐसे सेट होता है, 5-6 ट्यूनिंग फॉर्क का सेट होता है। तो हम N3 लेंगे, N3 को हम वापस लेंथ मेजर करेंगे, ये L2 था, ये L3 था। तो बच्चों ये ऑब्जर्व हुआ कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं N1 इंटू L1, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को और ये फ्रीक्वेंसी को, N1 इंटू L1, N2 इंटू L2 एंड N3 इंटू L3, तो एज पर ऑब्जर्वेशन ऐसे कंक्लूजन निकलता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब की वैल्यू हमें इक्वल मिलती है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 इज इक्वल टू N3 L3, ये क्या है, सब कांस्टेंट है। और इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि N इंटू L कॉमन ले लो, N इंटू L इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। और बच्चों अगर इस L को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो इससे कंक्लूजन निकलता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। समझ में आया सबको? अब इसी को हमें क्या करना है, इसको सिस्टमैटिकली लिखना है। ये तो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे वेरिफिकेशन में। जैसे कि मैंने यहाँ लॉ बताया, बस इस लॉ का भी हमें वेरिफिकेशन लिखना है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट, consider a set of tuning forks N1, N2, N3 and so on. Okay, consider a set of tuning forks N1, N2, N3 and so on. For different tuning forks, we have to perform the experiment. अपनी लैंग्वेज में लिखो बच्चों, जैसे आता है वैसे, नेसेसरी नहीं जैसे बुक में दिया है एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना है। कॉपी पेस्ट मत करो, उसकी आदत भी मत लगाओ। जो हमें समझा है उसको आपको बस लिखना है। कॉपीराइट मत करो, कॉपी पेस्ट करो ही मत, कॉपीराइट नहीं, कॉपी पेस्ट करो मत। कॉपी पेस्ट करोगे तो समझ में आ जाता है, टीचर को भी समझ में आ जाएगा। आप क्या करो, जो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, बस अपनी लैंग्वेज में, अपने माइंड में जो आंसर है वो एज इट इज लिख दो, आपको ज़रूर मार्क्स आएंगे। एक्चुअल आंसर लिखो। टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट and note down the length of the wire. Okay, then we get the value of L1, L2, L3 and so on. Okay, second point, then we observe that N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 is equal to so on. It is always equal to constant. Therefore, what we can write here, N into L is equal to constant, and we can conclude that, what we can conclude, therefore, यहाँ पे लिखो, therefore N is equal to constant into, ये L को मैंने अगर इधर शिफ्ट किया बच्चों, constant into, इस L को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो इस साइड आके वो डिवाइड होता है 1/L, और इसी को हम लोग अदर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, N is inversely proportional to L, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अदर लैंग्वेज में इसको लिखते हैं N is inversely proportional to L. अंडरस्टैंड एवरीवन? ऐसे हम लोग इसका प्रूफ लिखेंगे बच्चों। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं सेकेंड लॉ जो है उसका वेरिफिकेशन आपको बताती हूँ।
बच्चों ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ कैसे वेरीफाई करना है। देखो सेकेंड लॉ कौन सा लॉ है? सेकेंड, दैट इज द लॉ ऑफ टेंशन, है ना। इसी को हमने कहा था लॉ ऑफ टेंशन, जिसको मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया। क्या है? n इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला याद ही रखो। n इज इक्वल टू 1/2L √T डिवाइड बाय m। तो यहाँ टेंशन जो है वो हमारा सेकेंड लॉ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ टेंशन। देखो कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। लॉ ऑफ टेंशन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट। यहाँ पे लॉ ऑफ टेंशन क्या बनेगा बच्चों? सोचो जरा, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे एंड टेंशन को चेंज करेंगे। तो टेंशन यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, fundamental frequency of vibration is directly proportional to square root of tension, square root of tension by keeping length and mass per unit length constant, ठीक है। देखो इसका मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, है ना। ठीक से दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसे वाइट दिख रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है चलो। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? ये पहला हो गया स्टेटमेंट, इरेजर के साथ ही लिखती हूँ मैं। उसके बाद वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे? टेंशन चेंज करेंगे। कैसे टेंशन चेंज करना है? स्लॉटेड वेट का यूज करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लॉटेड वेट्स जो है वो हम लोग चेंज करेंगे। ये वाले स्लॉटेड वेट, टेंशन अगर कम करना है तो स्लॉटेड वेट्स कम करते जाओ, टेंशन अगर बढ़ाना है तो स्लॉटेड वेट्स बढ़ाते जाओ। टेंशन तो बहुत है बच्चों, टेंशन का क्या बोलना है ना मैम। अब टेंशन का तो पूछो ही मत, अभी पढ़ाई का तो इतना बड़ा टेंशन है, इतना बड़ा बोझ लेके हम लोग इधर उधर कॉलेज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको क्या बताएं। चलो टेंशन तो सभी हो रहे हैं। वेरिफिकेशन, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखनी है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, टू वेरीफाई सेकेंड लॉ ऑफ स्ट्रिंग, keep constant length and mass per unit length kept constant, इसको कांस्टेंट रखो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चेंज क्या करना है? टेंशन। बाय चेंजिंग सुटेबल वेट, ऐसे लिखो, चेंजिंग सुटेबल वेट we can change the tension. We can change the tension of the string. Okay.
थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे एंड टेंशन चेंज करके उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जब पेपर राइडर नीचे गिरे, लेंथ अभी ब्रिजेस नहीं हलाने बच्चों की, ब्रिजेस जो है वो एज इट इज रखेंगे। ब्रिजेस जो है उनको अभी बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, उनको हिलाना नहीं है, उनको एज इट इज रखना है। बस अभी हम ट्यूनिंग फॉर्क चेंज करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क चेंज करके वहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रीडिंग नोट डाउन करेंगे, है ना। एंड देन टेंशन चेंज करेंगे, टेंशन चेंज करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क चेंज करेंगे, अलग अलग रीडिंग नोट डाउन करेंगे। सो हमें थर्ड पॉइंट ये लिखना है, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फॉर different frequencies n1, n2, n3 we get T1 टेंशन, T2 एंड T3। और हमने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि इनका रेशो कांस्टेंट आ रहा है, कुछ ऐसे। We observe that n1 upon root t1 is equal to n2 upon root t2 is equal to n3 upon root t3 is equal to constant। देखो बच्चों, क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। आप कैसे करोगे, आप क्या करो, बस इस वैल्यू को है ना ऐसे लिख लो, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू रूट टी, है ना। रूट टी को इधर शिफ्ट कर दो, n डिवाइड बाय रूट टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट। उल्टा लिखो, उल्टा लिखो, अगर याद नहीं रखना उल्टा लिखो। ये कांस्टेंट कर दिया ना। अब देखो मीनाक्षी मैम आपको रटना सिखा रही है। आप बोलोगे फिजिक्स में रटना मना है, आप ही बताते हो और आप ही हमें रटना सिखा रहे हो। अब क्या करूँ बच्चों, सभी ट्रिक्स बता के रखनी पड़ती है। मार्क्स तो लाने हैं, कुछ भी हो जाए बच्चों को पास अच्छे मार्क्स से ही करके रहूँगी, इसलिए अभी रटना भी सिखा देती हूँ। n अपॉन रूट टी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो अभी ये फॉर्मूला बना लिया ना, बस इसी फॉर्मूले के ऊपर से लिख दो n1 अपॉन रूट टी वन, n2 अपॉन रूट टी टू, n3 अपॉन रूट टी थ्री इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट n अपॉन रूट टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इससे हमें ये पता लगता है कि अभी रूट टी को इधर शिफ्ट करो तो n इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू रूट टी, कांस्टेंट इंटू रूट टी, देयरफॉर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसका कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। आया समझ में, क्लियर टू एवरीवन। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर इसका लास्ट लॉ बचा है उतना हम लोग देखेंगे, एंड देन एक न्यूमेरिकल भी मैं लेने वाली हूँ, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। थोड़े बड़े बड़े लेक्चर्स बनाते हैं अभी, है ना बच्चों। अभी देखते हैं थर्ड लॉ, लेकिन थर्ड लॉ जो है उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव करने वाले हैं। कैसे, देखो उसको हम एज इट इज प्रूव नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा अलग तरीके से प्रूव करने वाले हैं। थर्ड लॉ अभी किससे रिलेटेड है, n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई एम है। तो यहाँ t हो गया, l हो गया, अब कौन बचा, m बचा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। m क्या है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसका ही दूसरा नाम क्या है आपको पता है, लीनियर मास डेंसिटी भी इसको बोला जाता है, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये क्या है, डिवाइड बाय, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ये इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे क्या वो बार बार वो वायर को चेंज करना पॉसिबल है क्या, मतलब पहले एक वायर निकालो उसको टाई करो फिर दूसरी निकालो, इतने पेशेंस हमारे अंदर है क्या, इतने पेशेंस भी होंगे भी, बट इतनी सारी वायर्स हम लाए कहाँ से, इतनी सारी वायर्स हमें बना के रखनी होगी, L1, L2, L3 अलग अलग वायर्स हमें बना के रखनी होगी, अलग अलग मास पर यूनिट लेंथ की वायर हमें बनानी है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम एक नया तरीका ढूंढते हैं, वो क्या, देखो यहाँ पे हम लोग दो ही वायर्स लेने वाले हैं जिसकी मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, m1 एंड m2, दो ही वायर्स लेंगे। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, दो ही वायर्स लेंगे, क्रॉस कटिंग कर देते हैं, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क, दो वायर्स, सेम टेंशन भी सेम रखो, बस वायर चेंज करो, और वायर चेंज करने के बाद वो वायर का m1
M2, L1, L2 उसकी नोट डाउन करो। एंड देन हमने क्या ऑब्जर्व किया देखो, वो मैं आपको बताती हूँ क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद ये लिखेंगे। इसको पहले रफ कर देती हूँ। कर दिया, पहले स्टेटमेंट लिखो। इसको क्या कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिफिकेशन करना है ना, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। उसके बाद स्टेटमेंट देखो क्या करना है। मुझे बहुत बोर हो रहा है, आपको भी बोर मत हो, पढ़ाई करो। क्या है टेंशन, नहीं स्टेटमेंट बताती हूँ। देखो क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, है ना। लिखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है बच्चों, वही बार बार लिखना है। फॉरवर्ड करो जल्दी से, चलो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग is inversely proportional to square root of mass per unit density, square root of mass per unit length, mass per unit length by keeping length and tension constant, दोनों को कांस्टेंट रखा और ये हमें प्रूव करना है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ओके, चलो इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, to verify this law हमें दो वायर्स लेनी है। we have to consider two wires having mass per unit density m1 and m2। दो वायर्स लेनी है, एक की मास पर यूनिट डेंसिटी m1 है, दूसरी की मास पर यूनिट डेंसिटी m2 है। ओके, we have to take two wires having mass per unit density m1 and m2, ओके। हाँ, हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क चॉइस करो, ठीक है। टेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क and perform the experiment. Note down the length of the wire for M1. Okay. Take a suitable frequency of tuning fork for suitable tension also, for a particular tension, ऐसे बोलो, particular tension, note down the length of the wire, L1, ओके, फॉर दैट M1। अब यहाँ हम लोग टेंशन चेंज नहीं करेंगे एंड हम लोग लेंथ भी चेंज नहीं करेंगे, टेंशन चेंज नहीं करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क भी चेंज नहीं करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, वायर को ही चेंज कर देंगे, है ना। नाउ थर्ड पॉइंट लिखो। नाउ फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम टेंशन, same frequency and tension, take a reading for
सेकेंड वायर विच इज L2 है ना, which is noted as L2, which is noted as L2. Okay, what we observe then it is observed that what we can observe, L1 root M1 is equal to L2 root M2. बच्चों जो M2 एंड M1 है, दो वायर्स का ही हमने लिया था, तो L1 L2 जो हमने मेजर किया तो उसको स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये समझ में आए कि इन दोनों का रेशो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे L1 इंटू रूट M1 इज इक्वल टू L2 इंटू रूट M2. ठीक है, अब इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है, सो वी कैन कंक्लूड हियर. एक मिनट, मैं स्लाइड चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी. ब्लैक बैकग्राउंड लेना है ना, बच्चे बोल रहे थे मैम ब्लैक बैकग्राउंड लिया करो, अच्छा दिखता है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लेती हूँ, ये वाला. हाँ, तो देखो इससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि L1 रूट M1 है ना, एंड इज इक्वल टू L2 रूट M2 है, तो इससे हम बोलेंगे कि L रूट M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे हम लोग बोलेंगे, है ना. इससे हमें ये पता चलता है कि इसका दोनों का प्रोडक्ट यहाँ है कांस्टेंट है, तो इससे मुझे ये पता चलता है क्या हो रहा है, इससे मुझे ये पता चलता है कि L को मैं एज इट इज रखती हूँ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू, ये इस साइड आने के बाद डिवाइड होगा ना रूट M, ये इस साइड आने के बाद डिवाइड होगा रूट M, तो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M है बच्चों. बट मुझे तो क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि यहाँ पे N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M. तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना. फर्स्ट लॉ मुझे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है L. तो अगर L इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे मैं L की जगह N लिख सकती हूँ ना. Therefore we can conclude that N is inversely proportional to root M by keeping tension and length constant. समझ में आया सबको. तो बच्चों ये सोनोमीटर था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो जल्दी से, ये सोनोमीटर डिटेल में लिया है बच्चों मैंने. एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया बट इसके लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, है ना, तो मैंने इसको डिटेल में ले लिया है. अभी आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. तीनों लॉज हमने वेरीफाई किए हैं. अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके बच्चों, आई थिंक मैंने वो न्यूमेरिकल, एक मिनट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से. मुझे लगता है बच्चों मैंने न्यूमेरिकल यहाँ लिखा ही नहीं है, मैं भूल गई हूँ न्यूमेरिकल लाना. कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है, चलेगा. तो रुके यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल है स्टार वाला 2 वायर्स का, ठीक है, बट मैंने टाइप नहीं किया है बच्चों, और वो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा भी है तो मुझे लेते नहीं आएगा. ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं आज. सोनोमीटर का सब टॉपिक जो है वो मैंने क्लियरली लिया है, सब कुछ लिया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल है वो. एक्चुअली ये जो सोनोमीटर है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल है, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप लोग भी खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है वो. तो मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगी, दैट इज़ बिट. तो मैं यहाँ पे रुकती हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.